चलो कहानी स्टार्ट कर रहे हैं हम, ठीक है। दिस इज एक्चुअली सेकेंड पार्ट रिवीजन का जो हम लोग का चल रहा है। कल हम लोग दिस कहां तक कर चुके थे जी, दिस पार्टिकल और दिस एंटी पार्टिकल ये सब का बात कर चुके थे, फंडामेंटल पार्टिकल्स ये सब देख चुके थे। आज का टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज फ्रॉम द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। दिस इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहीं से देख रहे हैं, ठीक है। अब पहले एक बात समझो, क्लासिफाई हमेशा सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो क्लासिफाई करने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्लासिफिकेशन इतना भी इजी नहीं होने वाला है। जब आप एलिमेंट्स का बात करते हैं इसके लिए बहुत पहले से प्रयास चल रहा है, ठीक है। अगर सबसे पहला एफर्ट बोलोगे तो दैट वाज डॉबर्नियर, ठीक है। दैट वाज एक्चुअली डॉबर्नियर। डॉबर्नियर ट्रायड बोलते हैं हम लोग, डॉबर्नियर ट्रायड बोलते हैं। ये बहुत पुराना कहानी है, 1817 के आसपास का है। आपको डेट वेट याद नहीं रखना है, नाम लिखते हैं, ठीक है। दिस इज डॉबर्नियर, जो बहुत पहले सबसे पहले किया तो बहुत अच्छा। इसके पास क्लासिफिकेशन का तो कुछ होगा नहीं, तो ये क्या किया, तीन एलिमेंट्स को एक साथ लेकर आ गया, तीन एलिमेंट्स को लेकर आ गया और बोला एवरेज एटॉमिक वेट, ये लिखा हुआ है यहां पर, एवरेज एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड इज डिवाइडेड बाय 2, मतलब एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड इज इक्वल टू बीच वाला, यानी लिथियम और पोटेशियम दोनों को ले लोगे। एटॉमिक वेट है, एटॉमिक नंबर कहीं नहीं बात करेंगे, एटॉमिक नंबर सिर्फ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में होगा, ठीक है। तो बेसिकली एटॉमिक वेट ऑफ लिथियम प्लस एटॉमिक वेट ऑफ पोटेशियम डिवाइडेड बाय 2, यानी एवरेज इज इक्वल टू 23, विच इज द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम, ठीक है। तो ऐसे करके ये क्या किया, कुछ एलिमेंट्स को उठाया, उसका तीन तीन का ग्रुप बनाया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं डॉबर्नियर ट्रायड, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट, यही पूछेगा, ठीक है। सीएपीएफ में एक टफ क्वेश्चन अभी रिसेंटली पूछा था इसमें, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है उस तरह का बात करने का कि इसमें से कौन सा डॉबर्नियर ट्रायड नहीं है, ठीक है। इस तरह का बात कर दिया था, मतलब ये जो तीन तीन का सिस्टम हम आपको दिखाया ना, इसमें और भी लिस्ट दे दिया था कि बेसिकली इसमें कौन सा नहीं है, उससे पूछ दिया था। कुछ खास फर्क नहीं पड़ता उस तरह का क्वेश्चंस का। इसमें 50 खामियां हैं, इसका डॉबर्नियर ट्रायड का खामी बात करने का कोई खास जरूरत नहीं है। चलो नेक्स्ट आ गए थे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का खास बात क्या, अगर क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछोगे तो पहली बार कोई पीरियोडिसिटी का बात किया। पीरियोडिसिटी का मतलब समझ रहे हो कि बेसिकली अगर एलिमेंट्स को आप उसके एटॉमिक वेट के अनुसार अरेंज करते हैं तो 8th एलिमेंट विल रिपीट इटसेल्फ, ठीक है। इसलिए ये सारे गामा पाधा ने एक्चुअली में ही वाज एक्चुअली म्यूजिक लवर और उसी तरह से बनाया था कि 7वां के बाद 8वां एलिमेंट जो आएगा वापस से अपने आप को रिपीट करेगा। ये न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव का रूल था, ठीक है। काफी अच्छा एफर्ट था। अगर इसमें कुछ इसका मेहनत का बात करेंगे तो क्या है, ही टॉक्ड अबाउट द पीरियोडिसिटी फर्स्ट टाइम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मेंडलीफ के बारे में। मेंडलीफ एक्चुअली में पीरियोडिक टेबल का पूरा क्रेडिट चाहो तो आप मेंडलीफ को दे लो। मेंडलीफ सब चीज ठीक किया था, बस एक छोटा सा गलती हो गया था। ये एटॉमिक वेट के जगह, सॉरी एटॉमिक नंबर की जगह एटॉमिक वेट ही चूज कर रहा था। मेंडलीफ अपना पीरियोडिक टेबल रेडी कर लिया था। इसमें बोला कि जितना भी 63 एलिमेंट्स है, उस समय एक्चुअली में टोटल 63 एलिमेंट्स ही मिला था, उन सबको वो पीरियोडिक टेबल पर अरेंज कर लिया। न्यूलैंड ऐसा नहीं कर पाया था। न्यूलैंड काफी इनिशियल कुछ एलिमेंट्स को कर पाया था, 22-23 था, ठीक है। तो उसको बेसिकली अरेंज कर पाया था। मेंडलीफ जितना भी एलिमेंट्स उस समय प्रेजेंट था सबको अरेंज कर लिया, ठीक है। तो इसी में बेसिकली हम लोग मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ भी बोल देते हैं। बोलता है मेंडलीफ अपने पीरियोडिक लॉ में कि जितना भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट है दैट इज एक्चुअली द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। यहीं पे थोड़ा सा गलती हो गया था। एटॉमिक मास की जगह अगर एटॉमिक नंबर मेंडलीफ करता तो फिर कुछ बात करने लायक नहीं था, अगला पीरियोडिक टेबल आता ही नहीं, वहीं बात खत्म हो जाता, ठीक है। इसमें ईयर इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसका एक्चुअल में 1869 का बात चल रहा है, क्योंकि इसका 150 साल जब पूरा हुआ ना, तो बेसिकली यूनेस्को दिस 2019 में पूरा हुआ था। इस पर बीपीएससी सवाल भी पूछ लिया था। यूनेस्को दिस इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑफ केमिकल एलिमेंट्स घोषित कर दिया था 2019 को, जिस पर बीपीएससी उस साल का करंट अफेयर का सवाल था, वो साइंस का सवाल नहीं था, ठीक है। तो ये बात तो आप समझ गए। मेंडलीफ का कुछ बेसिक बात हम लोग किए ही हुए थे कि जैसे इसका कुछ बेसिक क्या था कि किस तरह से अरेंजमेंट किया। देखो 63 एलिमेंट्स वर नोन और सबको ये भाई साहब अरेंज कर लिया। जो अभी बोले कि ऑल फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ दिस एटॉमिक नंबर, सॉरी गलती से बोल दिए, सॉरी, एटॉमिक मास, ठीक है। फीचर्स का बात कर रहे हैं। फीचर्स कौन कौन सा है, जैसे 8 वर्टिकल कॉलम है। 8 वर्टिकल कॉलम को क्या बोला, ग्रुप्स। अभी वाला में कितना है 18, यहां 1 लगा देंगे तो हो जाएगा अभी वाला, प्रेजेंट मॉडर्न वाला, ठीक है। इसमें क्या बोला 8।
देखो पीरियड का संख्या वो भी 7 बोला था, अभी वाला भी 7 ही, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल भी 7 ही बोलता है, ठीक है। एक बात बोला था, व्हाइल मूविंग फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड मेटल से नॉन मेटल कन्वर्ट होता है, जो हम लोग बेसिक है नेचर जानते हैं। इसके बारे में एक ये वाला चीज हमेशा पूछता है कि बेसिकली देखो उस समय 63 ही एलिमेंट्स डिस्कवर हुआ था। ये भाई साहब क्या किया कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुआ है उसके लिए स्पेस छोड़ दिया, बोला उसके बाद एक एलिमेंट आएगा जाओ खोजना, तो उसका प्रॉपर्टी इसके जैसा होगा, ठीक है, और उसके लिए स्पेस छोड़ के बोला उसको बोलेंगे एका एल्यूमिनियम, ठीक है। बाद में गैलियम का डिस्कवरी हुआ, बाद में जैसे गैलियम का डिस्कवरी हुआ तो हम लोग देखे कि गैलियम का जो प्रॉपर्टी है दैट इज मोर रिलेटेड टू दिस एल्यूमिनियम, तो एक एल्यूमिनियम भी सही है। इसी तरह से सिलिकॉन का भी डिस्कवरी में भी हम लोग बोलते हैं कि सिलिकॉन के नीचे लिखा था एका सिलिकॉन, ठीक है। तो जर्मेनियम का जब डिस्कवरी होता है तो बोलता है ठीक है उसी के बराबर है, समझ गए ना। एका वर्ड यूज किया था अनडिस्कवर्ड के लिए, उसका बात कर रहे हैं, ठीक है। फेलियर, अगेन इसका फेलियर मेनली देखो यही था कि आइसोटोप का बात हुआ नहीं था उस टाइम तक, ठीक है, डिस्कवरी हुआ नहीं था। तो बेसिकली आइसोटोप का जब होगा तो आइसोटोप का तो मास नंबर अलग हो जाएगा ना, जब मास नंबर अलग होगा तो इसके अनुसार मतलब मेंडलीफ के अनुसार उसको अलग अलग जगह देना चाहिए, पर ऐसा तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए सारा प्रॉब्लम्स वहां पर चालू हो जाता है। देखो ये मेजर प्रॉब्लम था, उसके अलावा बाकी प्रॉब्लम्स आप समझ ही रहे हैं कि क्या होगा जब एक बड़ा सा प्रॉब्लम मिल गया तो छोटा मोटा प्रॉब्लम तो हम बताएंगे ही कि देखो ग्रुपिंग ऑफ डिसिमिलर एलिमेंट एक साथ कर दिया था, कुछ कुछ जगह पर कर दिया था कि जो डिसिमिलर एलिमेंट है उसको एक साथ कर दिया, कुछ सिमिलर एलिमेंट्स को अलग जगह कर दिया, ठीक है। इस तरह का बात हम लोग करने लगते हैं, लेकिन मेनली वही है, ठीक है। इसके बाद आप आ गए थे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको हम लोग अभी फॉलो करते हैं। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल सबसे पहले तो ये दिया कौन था, दैट इज हेनरी मॉसले, ठीक है। क्या लिखा हुआ यहां पर, हेनरी मॉसले मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। ये काम किया था जो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल में हम लास्ट वर्ड एटॉमिक मास पढ़े थे, यहां पर बस पढ़ देंगे एटॉमिक नंबर, ठीक है। यानी ऑल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर, ठीक है। इतना ही अंतर है, बाकी सब चीज वर्डिंग सेम है। एटॉमिक मास तो पीरियोडिक दिस मेंडलीफ हो जाएगा, एटॉमिक नंबर तो मॉडर्न हो जाएगा। आपसे इसलिए बोले कि यही छोटा सा प्रॉब्लम कर चुका था। कुछ बेसिक फीचर्स का बात किए थे, देखो 18 उसमें कितना था, ग्रुप्स 8 था मेंडलीफ में, इसमें कितना हो गया 18 हो गया, तो 18 वर्टिकल कॉलम्स ऐसे ऐसे जो बना हुआ है दैट इज ग्रुप्स, 7 हॉरिजॉन्टल रोज दैट इज कॉल्ड पीरियड, ठीक है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव द सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसको हम लोग नीचे फिगर होगा उसमें देख लेंगे, ठीक है। सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है अगर वो एक ग्रुप में होता है तो, ठीक है। एंड नंबर ऑफ शेल्स increases as we go down in the group। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप में आप जैसे ही नीचे जाते हो, ग्रुप में आप जैसे ही नीचे जाते हो, मतलब क्या हो रहा है, ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, यहां से यहां नीचे जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल्स देखो इंक्रीज करता जा रहा है, क्या कर रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। यानी टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितना हो सकता है, आपको समझ में आ रहा है कि 7 ही तक जा सकते हैं ना पीरियड में, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ शेल कितना हो सकता है, दैट इज 7, ठीक है। ये यही मतलब बताता है। यानी 4 का मतलब क्या हुआ, 4 का मतलब हुआ देखो 4 सेल है, यानी के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ये वाला बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 4 रहेगा, इसके बारे में बात किया था। हाँ, अब जैसे ऊपर से नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है, आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक ही होने वाला है, यानी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहा है। सोडियम में क्या हुआ, नंबर ऑफ सेल्स क्या हुआ 3, लेकिन आउटर मोस्ट में कितना है 1। वही चीज तो लिथियम में भी था, नंबर ऑफ शेल्स 2 ही था, लेकिन आउटर मोस्ट में कितना है 1। यही बात हम ऊपर आपको लिखा हुआ पढ़ाए थे, ठीक है। ये दोनों स्टेटमेंट वही है। एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे आपको सेम दिख रहा है एक ही ग्रुप में, ठीक है। और नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो डाउन द ग्रुप, ठीक है। अब देखो यहां पर हम लोग सिर्फ कॉमन सेंस लगाए थे, ठीक है, इसके आगे कुछ नहीं, इतना ही समझना ही था एक्चुअली में, ठीक है। कॉमन सेंस क्या लगाए थे कि भाई नीचे, ऊपर से नीचे जा रहा है तो नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। ऊपर से नीचे जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ता जा रहा है, यानी साइज बड़ा होता जा रहा है। यही ना, 7 गया तो इतना बड़ा हो गया, ठीक है। मतलब साइज धीरे धीरे इतना बड़ा ऐसे थोड़ी ना होता है, इसमें बोल रहा हूं, ठीक है। मतलब साइज में क्या होगा, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो साइज बढ़ेगा तो उसका न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, साइज बढ़ेगा तो न्यूक्लियस से दूर होगा, तो न्यूक्लियस का कंट्रोल भी खत्म होता जाएगा। और मेटल किसको बोलते हो, विच कैन इजिली गिव इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जो इजिली इलेक्ट्रॉन डोनर होता है उसको क्या बोलते हो,
मेटल, तो मेटल हो जाता है। जैसे जैसे ऊपर से नीचे जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर विल इंक्रीज, और जैसे इधर से इधर जाओगे मेटेलिक कैरेक्टर विल डिक्रीज। इसलिए इधर कौन आता है? नॉन मेटल्स। ठीक है, इधर कौन आ जाता है? नॉन मेटल्स। ठीक है, अब देखो कुछ फीचर्स यहां पर दिया हुआ है वो आपको पता होना चाहिए। जैसे ग्रुप 1 को क्या बोलते हो? अल्कली मेटल्स। ठीक है, ग्रुप 1 को क्या बोलते हो? अल्कली मेटल्स। ग्रुप 2 को क्या बोलते हो? अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, ये मेटल से नॉन मेटल के बीच में ट्रांजिशन फेज है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, ये पूरा डी ब्लॉक में आता है। ठीक है, डी ब्लॉक को क्या बोल देते हो? ट्रांजिशन मेटल्स। इस तरह से हम लोग याद किए थे। इसी में बेसिकली सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड से ग्रुप 3 से कुछ अलग निकालते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं लेंथेनाइट और एक्टिनोइड सीरीज। ठीक है, इसमें यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेंथेनाइड सीरीज किस ग्रुप से बाहर हुआ है, तो क्या बोलोगे? ग्रुप नंबर 3 से। देखो 57 के बाद क्या आया है? 72। ठीक है, 57 के बाद 72, 89 के बाद 104, यानी इधर आ गया है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए, ये जो पूरा डिवीजन है 4 पार्ट में हम लोग करके रखते हैं। इधर 1-2 को बोलते हैं एस ब्लॉक। ठीक है, इधर 13 से 18 को बोलते हैं पी ब्लॉक, और बीच वाला 10 जो है उसको बोलते हैं डी ब्लॉक, और जो नीचे साइड कर चुके हैं उसको आप बोलते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, एस पी डी एफ। ठीक है, इसमें नंबर भी हम आपको ये बताए थे कि एस में कितना है? 2 ग्रुप। ठीक है, एस में कितना ब्लॉक में है? दैट इज 2। ठीक है, एस ग्रुप में कितना है? 2। पी में कितना होगा? 6। डी में कितना होता है? 10। और एफ में कितना होता है? 14। इस तरह से आप याद किए थे। ठीक है, एस पी डी एफ में कितना हो रहा है? दिस इज 14। इस तरह का बात किए थे। क्लियर है? ये सब देख के हम लोग क्या निकाल लिए थे? फाइनली नेचर ही निकाल लिए थे। यानी ट्रेंड्स, देखो यही है ट्रेंड्स ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मतलब एक जस्ट पीरियोडिक टेबल का साइज और शेप समझने के बाद हम लोग क्या कर लिए थे कि क्या ट्रेंड होगा उसको फाइंड आउट कर लिए थे। बेसिक ट्रेंड आपको समझ में आ गया होगा। हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहां नीचे गया तो 4 किए। जब आप इधर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? नंबर ऑफ शेल्स तो बराबर है ना, 2 है तो 2 ही है। ठीक है, सॉरी 3 है तो 3 ही है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? नंबर ऑफ शेल्स सेम है, लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ रहा है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्सेस बढ़ रहा है। इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास मजबूती से खींच के रखेगा। इलेक्ट्रॉन को जब मजबूती से खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी छोड़ के भागेगा नहीं, छोड़ के भागेगा। तो इसी को बोलते हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, इसलिए हम बोले। अब इसमें देखो लाइन से सारा प्रॉपर्टीज है, उसको एक बार समझ लेते हैं। जैसे हम लोग ग्रुप का बात कर लेते हैं। पहले ग्रुप क्या है? दिस इज ग्रुप। कौन हो रहा है? ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हो, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसका मतलब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रहा है। जैसे पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, यही हो रहा है इस तरफ से आने में, यानी साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है। आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स का संख्या सेम है। ठीक है, बस साइज बढ़ रहा है। इसमें क्या होगा? देखो एटॉमिक रेडियस क्या होगा? जैसे सेल्स का साइज बढ़ेगा, सेल्स का नंबर बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा। एटॉमिक रेडियस बढ़ेगा तो एटॉमिक साइज भी बढ़ेगा और आयनिक रेडियस भी बढ़ेगा। एक ही तरह का पॉइंट हम आपसे बात किए। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल। आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? आयोनाइज करने का पावर। ठीक है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है? कितना ज्यादा उसका आयोनाइजेशन एनर्जी है। ठीक है, मतलब दूसरे को कितना जल्दी दिस आयोनाइज कर सकता है, मतलब उसका इलेक्ट्रॉन को खींच सकेगा। नहीं खींच पाएगा तो उसको क्या बोलोगे? नीचे आ रहा है, मतलब दिस इज कमिंग डाउन। ठीक है, कम हो जाता है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अफेक्शन मतलब क्या होता है? प्यार। तो इलेक्ट्रॉन से प्यार, बाहर का इलेक्ट्रॉन है तो दूर है उससे, तो प्यार उसका धीरे धीरे घटता जाएगा। जितना बड़ा साइज हो रहा है उसका प्यार दूर वाले से घटते जाएगा। तो क्या बोलोगे? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज हो रहा है। उसी तरह से इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का भी बात किए थे। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी क्या होगा? मतलब जैसे जैसे नीचे जाएगा डिक्रीज होता जाएगा। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मतलब समझते हैं ना, जैसे कोई भी बॉन्ड होता है, जैसे हाइड्रोजन और फ्लोराइड का बात करें तो कौन किसको कितना अपनी तरफ खींच रहा है, कौन किसको अपनी तरफ कितना खींच रहा है, एक्चुअली में शेप उसी पर डिपेंड करेगा जो डिग्री का बात करते हैं। तो दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। सिमिलरली मेटालिक कैरेक्टर, ऊपर से नीचे जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बढ़ रहा है, इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, मेटालिक देखो इंक्रीज का साइन है। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। जब आप अगर ग्रुप समझ चुके हो तो पीरियड में सब इसका उल्टा हो जाएगा। ये भी बात अच्छे से समझ लो। ठीक है,
एक और वर्ड देखे थे हम लोग, जिसको हम लोग किसका बात कर रहे थे, मेटलवाइड्स और सेमी मेटल्स का। यानी ये क्या है, ये जिगजैग लाइन बनता है, ठीक है। देखो यहां पर येलो कलर का जो लाइन बना दिया, ये क्या है, जिगजैग लाइन जो बन रहा है, इसी को आप क्या बोलते हो, मेटलवाइड्स। और देखो मेटल से हुआ नॉन मेटल, तो बीच वाले को क्या बोलोगे, मेटलवाइड, ठीक है, मेटलवाइड। और उसी को वर्ड यूज कर देते हो सेमी मेटल्स। एक बार नाम देख लेना, कुछ नाम है, सब नहीं है। बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, दिस आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलुरियम, और भी होता है, कम से कम इतना एक बार याद रखना, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एक और कुछ बेसिक फैक्ट्स का बात करने लगे थे। जैसे थर्ड पीरियड का बात कर रहे हैं, उसको आप क्या बोलते हो, दे आर टिपिकल एलिमेंट्स और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, ठीक है। इसलिए बोल रहे हैं, जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, बस जैसे क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उस तरह से याद रखोगे। क्लास रिप्रेजेंटेटिव मतलब एक तरह से क्लास को रिप्रेजेंट करता है। उसी तरह से थर्ड पीरियड का एलिमेंट्स, देखो समझने का कोशिश करो, थर्ड पीरियड में कौन है, सोडियम का बात कर सकते हो, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। सब नाम सुना सुनाया नहीं लग रहा है जी। इसका मतलब क्या है, दीज आर द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये अपने कैरेक्टरिस्टिक से एनोमली नहीं दिखाते हैं। मतलब बेसिक नेचर जो उस पीरियड का होना चाहिए उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। बेसिक उस ग्रुप का, जिस पीरियड में है उस ग्रुप का जो नेचर होता है उसको फॉलो करते हैं। इसलिए थर्ड पीरियड वाले को आप रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स वर्ड यूज कर देते हैं, समझ गए। इसके बाद ये आप बेसिकली क्या याद रखे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच पीरियड। जैसे पहला में 2 था, 288, 18, 18, 32, 32। अब बेसिकली इसको याद रखे थे। क्यों था 288, तो समझ गए। यहां पर क्या हुआ था, ट्रांजिशन एलिमेंट्स जुड़ गया था तो 18, यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स जुड़ा था तो दैट इज 18, यहां पर ट्रांजिशन एलिमेंट के साथ साथ आपका इनर ट्रांजिशन एलिमेंट जो 14 14 14 14 था, वो दोनों जुड़ गया था, तो कितना हो गया था, 32 32, ठीक है। इसके बाद हम कुछ फैक्ट्स आपसे यहां पर रटने के लिए बोले थे, कुछ नहीं था इसमें। जैसे फर्स्ट आर्टिफिशियल एलिमेंट किसको बोलते हैं हम लोग, टेक्नीटियम को, ठीक है। नेक्स्ट इज मोस्ट डेंस एलिमेंट्स ऑस्मियम है। लाइटवेट, स्ट्रॉन्ग एंड द कोरोजन रेसिस्टेंट मेटल यूज इन द स्पेस स्टेशन हम लोग टाइटेनियम के लिए बोलते हैं। हैफ्नियम के बारे में बोले थे, पढ़ लेना एक बार, कि इज एक्चुअली न्यूट्रॉन एब्जॉर्बर एंड यूज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्टर कंट्रोल रॉड्स। मतलब न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करेगा तो हम लोग कंट्रोल रॉड में इसका यूज करते हैं, हैफ्नियम के बारे में, ठीक है। देखिए हम लोग बात कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का, नेक्स्ट टॉपिक यही है। पहले तो इसमें लिस्ट बना दिए थे, लिस्ट आप लोग के पास होगा, पढ़ लीजिएगा, इससे ज्यादा बाहर क्वेश्चंस नहीं जाता है, ठीक है। थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा। इन सब में एक्सेप्शंस से ज्यादा क्वेश्चन आने का पॉसिबिलिटी होता है। एक तरफ मेटल का बात किए हैं, दूसरी तरफ नॉन मेटल का बात किए हैं। पहले तो मेटल कहते ही किसको है, जो बेसिकली जिसके आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसको आप क्या बोलते हैं, मेटल्स। वहीं नॉन मेटल्स किसको बोलते हो, जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, यानी वैलेंस शेल्स में 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन्स होता है, उसी को नॉन मेटल बोलते हैं। हालांकि एक्सेप्शन यहां पहला से ही चालू हो जाता है। जैसे हाइड्रोजन क्या है, जिसके पास आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, बट इट इज एक्चुअली नॉन मेटल में आएगा, मेटल में नहीं आएगा। बाकी कुछ एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। सोडियम में क्या हुआ, आउटर मोस्ट शेल में 1, मैग्नीशियम में 2, एल्यूमिनियम में 3, दीज आर मेटल्स, ठीक है। वहीं नॉन मेटल्स में देखो, कार्बन में 4, नाइट्रोजन में 5, ऑक्सीजन में 6, तो दीज आर एक्चुअली नॉन मेटल्स, ठीक है। फिजिकल स्टेट का बात कर लोगे तो मेटल्स जनरली सॉलिड होता है, लेकिन आप जानते हो मरकरी इज लिक्विड इन रूम टेम्परेचर, ठीक है। हालांकि मरकरी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, हम आपको बताए थे। इन चारों का नाम याद रखिएगा। किसका किसका बात किए हैं आप, दिस इज गैलियम, फ्रांसियम, सीजियम, रुबिडियम। किसका बात है, गैलियम, सीजियम, फ्रांसियम, रुबिडियम। ये तीनों क्या, चारों क्या होता है, दिस इज लिक्विड ऑन हैंडलिंग, ठीक है। जब इसको आप यूज करोगे तो इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, तो दीज आर लिक्विड ऑन हैंडलिंग बोल रहे हैं। रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड नहीं होता है, ऑन हैंडलिंग बोलते हैं इसको, कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं नॉन मेटल्स का बात करोगे तो ब्रोमीन पूछता है, ब्रोमीन लिक्विड स्टेट में है, ज्यादातर तो गैसेस होता है। उसके बाद सॉलिड में भी देखोगे तो कार्बन और दिस फास्फोरस का आप बात कर सकते हो, ठीक है। लस्टर का बात करोगे, लस्टर क्या होता है, मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट द शाइन, ठीक है। तो मेटल्स आर एक्चुअली शाइनी, ठीक है। जैसे अब इसमें एक्सेप्शन कौन सा है, लेड, डल अपीयरेंस होता है। वहीं नॉन मेटल्स क्या होगा, दैट इज डल होता है, लेकिन एक्सेप्शन आप समझ लो, जैसे डायमंड आप देखते ही वो कितना शाइन करता है, आयोडीन, ग्रेफाइट, इनके पास लस्टर होता है।
हार्डनेस का बात करोगे तो मेटल्स जनरली हार्ड होता है, लेकिन अभी जो ऊपर 4 एलिमेंट्स अलग से पढ़े, मरकरी का बात किए, 4 एलिमेंट कौन कौन सा था, दैट इज सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम और रूबिडियम। इन चारों के अलावा मरकरी भी हो गया। उसके अलावा सोडियम और पोटेशियम से अलग से भी पूछता है, तो सोडियम और पोटेशियम क्या हुआ, दीज आर सॉफ्ट, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल किसका है, सॉफ्ट का। वहीं नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन अगर ये डायमंड देखोगे तो हार्डेस्ट नेचुरली फाउंड मेटल है, एलिमेंट है, ठीक है, मेटल सॉरी। दिस मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का बात करोगे तो मेटल्स आर हैविंग द हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्यों होता है, क्योंकि उसके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड होता है। पर एक्सेप्शन तो है, मरकरी अपने आप लिक्विड स्टेट में है। अभी जो बात किए थे वो चारों भी लिक्विड स्टेट में ऑन हैंडलिंग हो जाता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट डाउन होता है, ठीक है। वहीं नॉन मेटल में मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। क्यों, क्योंकि उसके पास वीक वेंडरवाल फोर्स होता है। वेंडरवाल फोर्स याद है ना, वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, वेंडरवाल फोर्स, ठीक है। एक्सेप्शन देख लो, सिलिकॉन, कार्बन, ये सब बेसिकली सॉलिड स्टेट में होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। नेक्स्ट इज बोरोन, के पास भी बहुत हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। तो बोरोन से रिलेटेड क्वेश्चन मेरे ख्याल से पूछा हुआ भी है, पूछता रहता है। आपसे बोले ना, जो भी क्वेश्चन होता है एक्सेप्शन से आता है, ठीक है। डेंसिटी का बात करोगे तो मेटल्स डेंस होता है। नाइफ से आप काट सकते हो, दैट इज सोडियम और पोटेशियम को, ये भी क्वेश्चन अलग से पूछता है, ठीक है। नॉन मेटल का डेंसिटी लो होता है, एक्सेप्शन आप जानते हो, दैट इज डायमंड, ठीक है। डक्टिलिटी का बात करोगे तो डक्टाइल का मतलब क्या होता है, विच कैन बी मतलब कन्वर्टेड इनटू वायर्स, ठीक है, उसी को बोलते हो ना डक्टाइल है, ठीक है। तो मेटल्स को तो आप वायर में कन्वर्ट कर ही सकते हो, ठीक है, लेकिन नॉन मेटल नॉन डक्टाइल होता है, इसका मतलब उसको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। बट यू नो द कार्बन फाइबर, जो बेसिकली हम लोग अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। यहां भी एक्सेप्शन से देख लेना, वही रिपीट हो रहा है, जैसे मरकरी, सोडियम, पोटेशियम, जिंक एक नया वहां से ऊपर से नीचे ऐड किए हैं, तो जिंक को भी याद रख लेना। मेलिएबिलिटी का बात करें, मेलिएबिलिटी क्या होता है, विच कैन बी बिटन इनटू दिस थीन शीट बना सकते हो, ठीक है। एक्सेप्शन वही सब है, कुछ नया नहीं आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, नॉन मेलिएबल होगा, कुछ खास नहीं है, बस प्रॉपर्टी जानना है, ठीक है। ब्रिटलनेस का मतलब देख रहे हो कि मींस ऑन अप्लाइंग फोर्स विच एक्चुअली ब्रेक्स, मेटल ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। मेटल ब्रिटल नहीं होता है, पर जिंक ब्रिटल है, तो इसको याद रख लेना। सॉलिड, दिस नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, सॉलिड नॉन मेटल, जैसे ग्रेफाइट ही है, नॉन मेटल है सॉलिड ग्रेफाइट, तो वो ब्रिटल होता है, मतलब ऑन अप्लाइंग फोर्स इट ब्रेक्स, ठीक है, उसका बात कर रहा है। देखो ये सब प्रॉपर्टी लिखा हुआ क्यों है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इस पे कुछ बनाना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डक्टाइल, मेलिएबल एंड ब्रिटल, ठीक है, तीनों नेचर दे देगा, और कुछ कुछ उसमें से एग्जांपल मेटल से ही उठाएगा बदमाशी करके, ठीक है। जैसे बोलेगा सोडियम उठा लेगा, जिंक उठा लेगा, इस तरह का, ताकि आपको ये एक्सेप्शंस अगर नहीं याद होगा तो उस तरह का क्वेश्चन कभी सही नहीं होगा आपसे, ये करेगा। तो इसलिए बेसिकली इस प्रॉपर्टी का मतलब याद होना चाहिए, और जो एक्सेप्शन लिखा हुआ है उसको बस रट लीजिएगा, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ होता भी नहीं काम का, ठीक है। कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का आप जानते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर, लेकिन टंगस्टन का तो सवाल भी पूछा था ना सीएपीएफ वाला में, ठीक है। तो टंगस्टन इज द मींस पुअर कंडक्टर होता है, ठीक है। इसलिए तो टंगस्टन का यूज आप कहां करते हो, दैट इज बल्ब में हम लोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा दिस लेड का भी बात करता है, दिस इज पुअर कंडक्टर, ठीक है। वहीं नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर होता है, लेकिन ग्रेफाइट आप जानते हैं दिस इज गुड कंडक्टर। कार्बन फाइबर का तो हम लोग यूज भी करते हैं, गुड कंडक्टर होगा तभी तो। फॉर्मेशन ऑफ आयन का बात करोगे तो मेटल्स कटायन बनाता है, ठीक है। मेटल्स यहां पर लिखा हुआ है, दिस इज कटायन का फॉर्मेशन करता है, मेटल्स कटायन का फॉर्मेशन करता है। मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो बेसिकली क्या हुआ, कटायन का मतलब Na+ का फॉर्मेशन करता है। वहीं नॉन मेटल क्या होता है, माइनस में, यानी अनायन का फॉर्मेशन कर देता है, ठीक है। एटोमिसिटी क्या होता है, मतलब किस स्टेट में रह सकता है, मतलब जैसे आप कभी भी ये बोलते हो कि बेसिकली सोडियम है या एल्यूमिनियम है, आप डायरेक्टली वर्ड यूज करते हो, ऐसा थोड़ी बोलते हो Al2, ठीक है, ऐसा नहीं, मतलब इसका मतलब है वो गैसियस स्टेट में मोनो एटॉमिक होता है, ठीक है। मेटल्स गैसियस स्टेट में मोनो एटॉमिक होता है, वहीं नॉन मेटल्स थोड़ी ना ऐसा होगा, मतलब गैसियस स्टेट में आप बोलते हो O2, ठीक है, यानी ये क्या हुआ, डायटोमिक। नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब क्या है, डायटोमिक। ऑक्सीजन ओजोन के फॉर्म में भी होता है, तो दैट इज ट्राइएटोमिक। फास्फोरस 4, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, दैट इज टेट्राएटॉमिक, ठीक है। एक्सेप्शन यहां नोबेल गैस का दिया है, ये तो आपको बचपन से ही पता होगा, ठीक है। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स का बात किया है। देखो नेचर ऑफ ऑक्साइड्स में एक्चुअली में इस बार भी सवाल पूछा है, पिछले बार भी पूछा था, कुछ कुछ इससे क्वेश्चन पूछता रहता है। एक्चुअली दे वांट टू आस्क अबाउट द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है। उससे पहले आपको समझना होगा कि मेटल बेसिक ऑक्साइड बनाता है, यहां लिखा हुआ है मेटल बेसिकली क्या बनाता, बेसिकली वो वाला बेसिकली नहीं है, मेटल्स बेसिकली क्या बनाता है, फिर से आ गया, मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बनाता है। वहीं नॉन मेटल्स क्या बनाता है,
एसिडिक ऑक्साइड्स, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड्स का समझ रहे हो ना, मतलब दैट इज MgO, CO, इस तरह का बेसिक ऑक्साइड्स बना रहा है, ठीक है। वहीं पर एक्सेप्शन आता है एम्फोटेरिक का, ठीक है। एम्फोटेरिक क्या होता है, जो बेसिकली एसिडिक एज वेल एज बेसिक दोनों बना सकता है, ठीक है। एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्साइड्स बनाता है, तब हम लोग बोलते हैं कि अच्छा ये एम्फोटेरिक है, ठीक है। मतलब वो दोनों से रिएक्ट कर लेगा, ठीक है। ये दोनों से रिएक्ट कर लेगा, उसका बात कर रहा है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस है जिसको याद रखोगे, जैसे आपसे अभी तक जो पूछा है एल्यूमिनियम, लेड और जिंक के बारे में पूछा है एम्फोटेरिक में, ठीक है। जो एम्फोटेरिक क्या है, मतलब एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड दोनों का फॉर्मेशन कर देता है, उसको बोलते हैं। तो दिस एल्यूमिनियम, लेड और जिंक, ये तीनों याद रखोगे। लेकिन उसके अलावा तीन और हम बताए हैं कि बेसिकली 2 बार पूछ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए, दैट इज बेरिलियम, क्रोमियम और दिस गैलियम, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, नाम सुन लीजिए, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो ये वाला तीनों याद रखिए, ये तीनों अभी तक पूछता है। दीज 3 मतलब जो नीचे 3 लिखे हैं, दीज आर नॉट कॉमन, ठीक है। पर हाँ यूज मतलब दिस कैन फॉर्म द एम्फोटेरिक ऑक्साइड, इसका बात किया। नॉन मेटल्स में भी एक बात याद रखना, नॉन मेटल्स मोस्टली एसिडिक ऑक्साइड्स बनाता है, सारा एग्जांपल्स आप जानते हैं। लेकिन इसमें न्यूट्रल का भी फॉर्मेशन होता है, अगर पूछना होगा तो ये पूछेगा कि कौन, मतलब मेटल्स नॉन मेटल फॉर्म न्यूट्रल ऑक्साइड्स, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दैट इज एसिडिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक बात है, समझ में आना चाहिए आपको। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, दिस इज एसिडिक ऑक्साइड। यही कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, न्यूट्रल है, ये बात याद रखना, ठीक है। NO, N2O, H2O ये सब क्या है, दीज आर द न्यूट्रल। वाटर का तो आप जानते ही हो, यही सब ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। हम लोग इतना ही बात किए थे मेटल्स और नॉन मेटल्स में। उसके बाद के टॉपिक में आ गए थे कि मेटल जब रिएक्ट करता है तो कैसे करता है, उसका बात कर रहे थे। मतलब हम लोग क्या किए थे, एक रिएक्टिविटी सीरीज देखे थे, और उसी में रिएक्शन विथ वाटर का बात किए थे कि मतलब मेटल को जब हम लोग वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो क्या होगा, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, ठीक है। इसके लिए हम शायद आपको बताए हुए थे, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, और हाई कोर्ट है आपका, से कोड बना हुआ था। देखो, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, ठीक है। हाई कोर्ट है आपका, आप आम आदमी पार्टी वाला, AAP आपका, ठीक है। तो वही है कोड, एक बार देख लेना, ये लिखा हुआ है नीचे, ठीक है। यहीं से मैच कर लेना, वो याद करने का तरीका है। देखो रिएक्टिविटी सीरीज अगर सोच रहे हो कि नहीं याद करके जाएंगे, तो मान के चलो 1 या 2 नंबर लूज करने वाले हो, सीधा साधा बात है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। सीधा बात है, रिएक्टिविटी सीरीज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी पेपर उठा के देखो, कुछ ना कुछ उससे रिलेटेड पूछ लेता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन इजिली बन भी जाता है बिना दिमाग लगाए हुए, तो इसको भी याद रखना अच्छा रहेगा। जैसे हम लोग देख रहे हैं कि कौन कैसा रिएक्शन करता है वाटर के साथ, ठीक है। जैसे आप जानते हैं पोटेशियम और सोडियम क्या होगा, दीज मतलब एक्चुअली फायर के साथ जलने लगता है, बहुत तेजी से जलने लगता है। क्यों जलता है, एक रिएक्शन भी हम आपको दिखाने का कोशिश किए थे। देखो पोटेशियम प्लस H2O वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो दिस H2 गैस विच इज फ्लेमेबल रिलीज हो रहा है, तो H2 उसको ऊपर उठाकर ले आता है, मतलब दीज आर लाइटर देन वाटर, ठीक है। और ऊपर लाता है और बहुत तेजी से जलने लगता है। इसमें भी जो पोटेशियम है जलता है तो प्रॉपर साउंड आता है, ठीक है, प्रॉपर साउंड आता है। और जो फ्लेम होता है लिलिक कलर का फ्लेम निकलता है, लिलिक कलर मतलब फ्लेम निकल रहा होता है। सोडियम में गोल्डन येलो कलर का फ्लेम निकलता है, साउंड नहीं आता है, जलता है ये भी अच्छे से। आप लोग जानते होंगे बहुत जगह पानी में जो आग लगाने का किस्सा होता है, वो दिस पोटेशियम और सोडियम से ही करता है, ठीक है। वो दिखाने के लिए जादू वही जादू है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग कैल्शियम और मैग्नीशियम का बात कर रहे थे, ये भी वाटर से रिएक्ट करता है, लेकिन इसमें मतलब उस तरह से आग वाग का बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। यानी ये तो समझ लो कि CaOH का फॉर्मेशन, होल2 का फॉर्मेशन, ये क्या हुआ, दिस इज एक्चुअली मिल्की जो बना रहा है, दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये बात आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ऑफ कोर्स दिस Mg ऑल्सो मतलब मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, ठीक है। इसमें हॉट वाटर लिखना चालू हुआ। देखो एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन रिएक्ट्स विद द स्टीम, ठीक है। एल्यूमिनियम, जिंक और आयरन ये तीनों क्या होता है, दिस स्टीम से रिएक्ट करता है, नॉर्मल पानी से नहीं करेगा, ठीक है। वहीं लेड और दिस हाइड्रोजन और उसके नीचे जो भी है, ठीक है। हाइड्रोजन 2 बार लिखा रहता है, आप जानते हैं हम लोग का फॉर्मूला में दिक्कत हो जाता है, हाई कोड दोबारा लिखते हैं तो यहां से दोबारा लिख देते हैं, ठीक है। लेड एंड बिलो लेड, समझ गए, लेड एंड बिलो लेड cannot react with water in any condition. Lead and below lead do not react with water at any condition. यही बात हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कौन सा वाटर से रिएक्ट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, याद रखना। अब देखो सोडियम और पोटेशियम के बारे में समझ गया कि पानी में आग लगा देगा, तो कहां स्टोर करते हैं हम लोग, किरोसिन में, पानी में रखेंगे तो जल ही जाएगा, उसका बात कर रहे थे, ठीक है। देखो ये है दिस
मन हो एक बार देख लो, जिसको देखना है स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लेना आप लोग, जिसको याद करना होगा इसको याद कर लेना बस, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें एक और बात जानते हो कि बेसिकली इसका क्वेश्चन अभी रिसेंटली भी आप देख रहे थे, इसमें भी पूछा, मतलब सारे एग्जाम से पूछता है, एक दो का बात नहीं कर रहे हैं। मेटल्स प्लेस्ड अबव इन द रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस दोस बिलो इन देयर सॉल्ट सॉल्यूशन। मतलब अब इसके लिए भी क्या है कि आपको रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, इसके लिए भी रिएक्टिविटी सीरीज ही देखना होगा। जैसे Cu प्लस FeSO4, ठीक है, Cu प्लस FeSO4, इसका मतलब क्या है, कॉपर तो रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन के नीचे आ जाता है, तो क्या ये रिएक्शन कभी होगा? नहीं, ये रिएक्शन ही नहीं होगा, ठीक है। और उसके अलावा इस तरह से देखो, जब आयरन को उधर लिखे CuSO4 को तो रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में कॉपर से ऊपर आता है, इसका बात कर रहे हैं, ठीक है। एक बात और याद रखना कि जो भी हाइड्रोजन से ऊपर है, मेटल्स अबव हाइड्रोजन विल लिबरेट हाइड्रोजन। जो भी मेटल हाइड्रोजन के ऊपर है दैट विल लिबरेट हाइड्रोजन व्हेन डाइल्यूट मिनरल एसिड से रिएक्ट करे तो, ठीक है। डाइल्यूट मिनरल एसिड मतलब डाइल्यूट HCl H2SO4 डाइल्यूट, किसी से भी रिएक्ट करेगा तो H2 गैस रिलीज करेगा। अगेन कुछ फैक्ट्स है, लाइटेस्ट मेटल इज कौन? लिथियम। डेंसिएस्ट हम लोग ऑस्मियम का बात करते हैं, हेवीएस्ट हम लोग प्लूटोनियम का बात करते हैं। हालांकि इसमें कभी कभार ये ऑप्शन की जगह कुछ और भी दे सकता है, उसके लिए आप समझ जाए। फिर हम लोग कुछ सिंपल सिंपल फैक्ट्स का बात किए थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात किए थे एक्वारीजिया का, ठीक है। एक्वारीजिया किसको, इसको रॉयल वाटर भी बोलते हो। बेसिकली क्या होता है, दिस इज HNO3 और HCl का सॉल्यूशन होता है। इसका रेशियो भी पूछ चुका है आपको, ऐसे भी ये रिएक्शन याद रख लोगे ना कि HNO3 प्लस 3HCl, ऐसे ही करके याद रखो तो कभी इसका रेशियो में दिक्कत नहीं होता है। HNO3 प्लस 3HCl, तो इसका रिएक्शन आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा, तो समझ में आएगा अच्छा 3 किसका रेशियो है, HCl का, उल्टा करके दे देता है और कुछ नहीं देता है, ठीक है। इट कैन डिजॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड और प्लेटिनम, यानी गोल्ड और प्लेटिनम के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज करते हैं। आप जानते होंगे गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करने का प्रोसेस है वोल्विल प्रोसेस, उसको भी याद रखिएगा कि वोल्विल प्रोसेस में हम लोग दिस एक्वारीजिया का यूज करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है, अब याद ही होगा आपको, ठीक है। बीपीएससी का ही क्वेश्चन था ना, नोबल मेटल्स आर फाउंड इन द प्योर फॉर्म इन नेचर। बिल्कुल सही बात है, नोबल मेटल रिएक्ट करेगा नहीं तो ऐसे ही पाया जाएगा। यूरेनियम एंड लेड आर एग्जांपल्स ऑफ, तो रेडियो एक्टिव कहते क्यों उसको, यानी वो नोबल मेटल्स नहीं है। नोबल मेटल्स कहां है, हम आपको बता चुके हैं पीरियडिक टेबल में। दिस इज पीरियड 5 और 6 में 8, 9, 10, 11 जो है दैट इज एक्चुअली नोबल मेटल्स। कुछ नाम लिखे थे, ऑस्मियम, प्लैटिनम, गोल्ड और सिल्वर, ये याद रखना, बाकी जरूरत नहीं है कि हम लोग सारा लिस्ट रखते रहे, ठीक है। फिर हम लोग पर्ल और रूबीज का बात किए थे कि पर्ल किस चीज का, पर्ल को बोलते क्या हो, दिस इज क्वीन ऑफ ज्वेल्स बोलते हो ना जी। पर्ल मिलता कहां है, शेल्ड मोलस्क में, ठीक है। पर्ल बना किस चीज का होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन कैल्शियम कार्बोनेट ऐसे ही मिल जाएगा तो पर्ल थोड़ी ना बोल दोगे, यानी उसका अपना मिनरल होता है, दैट इज एर्गोनाइट एंड कॉन्क्यूलिन। क्या होता है, दैट इज फाउंड इन एर्गोनाइट एंड कॉन्क्यूलिन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज रूबीज और सफायर्स का हम लोग बात कर रहे थे कि ये रूबीज और सफायर किस मतलब जेम स्टोन्स का बात कर रहे हैं। दीज आर मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। फिर हम लोग अर्थ क्रस्ट के एलिमेंट्स का बात किए थे, जैसे कौन सबसे ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, 5 ऊपर से याद रखिए। ओवरऑल अर्थ का बात कीजिएगा तो सबसे ज्यादा आयरन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, मैग्नीशियम और सल्फर होता है, ठीक है। इतना टॉपिक होने के बाद हम लोग टॉपिक में एंटर कर गए थे मेटलर्जी। कुछ दिक्कत है तो बताइए। देखो, मेटलर्जी इज द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऑफ आइसोलेटिंग अ मेटल फ्रॉम इट्स नेचुरली अकरिंग सोर्स नोन एज ओर, ठीक है। यानी ओर से साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट कर लेना इज कॉल्ड मेटलर्जी, ठीक है। जब आप बात कर रहे हो ओर्स का, तो इसका मतलब सबसे पहले हम लोग को ओर्स समझना होगा, क्या होगा ओर्स। बेसिकली क्या होता है, ओर्स आर स्पेसिफिक मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली एंड इजली, ठीक है, जिससे हम निकाल सकते हैं, मेटल्स को निकाल सकते हैं, उसको हम ओर बोलते हैं। इसका मतलब जिस मिनरल से हम मेटल्स को निकाल सकते हैं उसको हम ओर बोलते हैं। इसका मतलब मिनरल्स क्या है, मिनरल्स वो होता है जिसमें वो बेसिकली मेटल मिलता है, हो सकता है काफी कम अमाउंट में हो, ठीक है, लेकिन जिससे बेसिकली ज्यादा अमाउंट, कंसंट्रेटेड अमाउंट में होगा और जिससे हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब वी नो द प्रोसेस, तब हम जाकर ओर बोलेंगे। यानी पोटेंशियल ओर हो सकता है, कोई मिनरल अपने लिए पोटेंशियल ओर हो सकता है, मतलब उसमें है मिनरल, है मिनरल में बेसिकली कोई मेटल है, बट वी डोंट नो द प्रोसेस, उसके लिए बात कर रहे थे, ठीक है।
यहां पर हम लोग गैंग का बात किए थे। इसका एक तो मतलब डायग्राम से बताने का कोशिश किए थे कि ऑल ओर्स आर मिनरल, ये वाला है ना, ऑल ओर्स आर मिनरल बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर, ठीक है। इसके बाद आप गैंग का बात किए थे। गैंग को इसको बोलते हो बेसिकली जो भी अनडिजायरेबल मटेरियल होता है इन द ओर, यानी गंदगी जो होता है उसको क्या बोलते हो, दैट इज गैंग, ठीक है। हम लोग 3 मेजर स्टेप्स का बात किए थे कैसे निकालते हैं। पहला आप बोले अच्छा क्या करोगे, और आएगा तो उसको सबसे पहले कंसंट्रेट करोगे, क्योंकि और तो समझ लो ना पत्थर वत्थर आ रहा है, तो उसको कंसंट्रेट करोगे तो बोलते हो कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ठीक है। उसके बाद उसको कंसंट्रेट करने के बाद उससे हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड आइसोलेशन ऑफ मेटल। और तीसरा स्टेप में उस मेटल को जो एक्सट्रैक्ट किए हैं उसको प्योर कर देंगे, तो दैट इज प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। इसी में सबसे पहला स्टेप हम लोग देखे थे, दिस इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन के लिए हम लोग 4 मेथड्स का बात किए थे। पहला है ग्रेविटी सेपरेशन। ग्रेविटी सेपरेशन का मतलब होता है पानी मार के साफ कर देना। इसका मतलब है द डिफरेंस इन द स्पेसिफिक ग्रेविटी। पानी मार के साफ करेगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक ग्रेविटी डिफरेंट होगा उसके लिए, या स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी एक ही बात होता है, जो बेसिकली लाइटर गैंग पार्टिकल को पानी से धुल जाएगा। देखो द लाइटर गैंग पार्टिकल आर वॉश्ड अवे लीविंग द हेवियर ओर पार्टिकल बिहाइंड। मैग्नेटिक सेपरेशन, मैग्नेट लगाया हुआ होता है, जो मैग्नेट मेटेलिक ओर के लिए, मतलब मेनली हम लोग आयरन ओर का बात कर रहे हैं, उसके लिए यूज करता है। फ्रोथ फ्लोटेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन हम लोग झाग बनाने को बोलते हैं। झाग बन के फ्लोट बन करने लगता है। फ्रोथ मतलब झाग, फ्लोट करने लगा। जनरली ये सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। आपसे एग्जाम में कुछ पूछेगा तो सल्फाइड ओर का बात करेगा, उस फ्रोथ को हम लोग हटा लेते हैं, दिस इज फ्रोथ फ्लोटेशन। लीचिंग आप जानते हैं, लीचिंग हम लोग एग्जांपल लिए थे पॉल्यूशन वाला, सॉइल मतलब सॉरी वाटर पॉल्यूशन का जब बात कर रहे थे उसमें, तो लीचिंग में क्या करता है, रीसना को ही लीचिंग बोलते हैं। दिस इज फॉर द एल्यूमिनिया फ्रॉम बॉक्साइड। ये हम लोग बात किए थे कि कैसे लीच करता है, बस आप एग्जांपल याद रखो, एग्जाम के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि बॉक्साइड निकालने के लिए हम लोग यूज करते हैं, बॉक्साइड से एल्यूमिनिया निकालने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग अभी क्या किए, बेसिक साफ सफाई किए, यानी ये प्रोसेस क्या था, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब बेसिक साफ सफाई के बाद क्या करोगे, अब उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करोगे, ठीक है। मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, उसका ऑक्साइड बना दोगे। सबसे पहले मेटल का ऑक्साइड बना दोगे, और दूसरा स्टेप में क्या करोगे, ऑक्साइड रिमूव कर दोगे, ऑक्साइड से मेटल को हटा लोगे, ठीक है। तो ऑक्साइड को हटाओगे, वही करते हैं। पहले कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड बनाने का 2 तरीका है, इधर कैल्सिनेशन कर लो या फिर रोस्टिंग कर लो। कैल्सिनेशन क्या होता है, मतलब कैंसिल आउट करना होता है, किसको, ऑक्सीजन को, यानी एब्सेंस ऑफ एयर में क्या हीट अगर मेटल को हीट कर रहे हो, ओर को हीट कर रहे हो, तो दैट इज कैल्सिनेशन, ठीक है। तो वही हम लोग जैसे इसको यूज किसके लिए करते हैं, जैसे कार्बोनेट और CaCO3 कार्बोनेट और को हीट करोगे तो क्या होगा, CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। या फिर हाइड्रेटेड ओर के लिए करते हैं, देखो हाइड्रेटेड ओर यानी Al2O3 2H2O, इसको डायरेक्टली हीट कर रहे हैं, दिस इज कैल्सिनेशन व्हिच इज डन इन एब्सेंस ऑफ एयर। व्हाट इज रोस्टिंग देन, रोस्टिंग इज डन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है। इसका मतलब रोस्ट कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये सल्फाइड ओर के लिए करते हैं, इसको याद रखोगे। जैसे CuS है प्लस O2 से आप रिएक्ट कराए तो क्या हुआ, CuO प्लस SO2 में कन्वर्ट हो गया। अब जब बेसिकली मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो चुका है, तो अब क्या करना चाहिए आपको, उसको मेटल में रिड्यूस करना चाहिए। इस रिडक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस को ही क्या बोलते हो, दैट इज स्मेल्टिंग। बीपीएससी पूछ चुका है, ठीक है। रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल के प्रोसेस को क्या बोलते हो, स्मेल्टिंग। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या यूज कर सकते हो, आइदर कार्बन कर लो या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड कर लो। इस तरह से हम लोग मेटल ऑक्साइड से देखो रिएक्शन कराएंगे तो मेटल बन गया, प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर यहां कार्बन मोनोऑक्साइड लिखते तो कार्बन डाइऑक्साइड, उस तरह से रिलीज हो जाता है और फाइनली मेटल एक्सट्रैक्ट कर होके आ जाता है। पर क्या ये मेटल प्योर है, नहीं। तो इसके लिए आप तीसरा मेथड यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन में बेसिकली आप क्या कर रहे हो, 4 स्टेप, 4 मेथड्स का हम लोग बात किए थे। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टिलेशन का। डिस्टिलेशन आप जानते हैं, हम लोग अलग से सेपरेशन टेक्निक में भी पढ़े हुए हैं। मतलब बहुत सा, जैसे जो भी इजिली वोलेटाइल मेटल्स होता है, जिंक, मरकरी, इन सब का हम लोग यूज करते हैं। लिक्वेशन में होता है, लिक्विड बना देता है, एक्चुअली में लिक्विड बनाकर फ्लो करा देता है। जैसे हम लोग टिन के लिए यूज करते हैं, लिक्विड बना के क्या करेगा, फ्लो करा देगा, तो उसमें जो कंकड़ पत्थर टाइप का मतलब भारी भारी सब्सटेंस है वो रुक जाएगा, ठीक है। तो मेटल प्योर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन का बात कर रहे थे। इसमें देखो ऑक्सीडेशन हम लोग पहले भी पढ़े थे। यहां जो ऑक्सीडेशन का बात कर रहे हैं, यहां इंप्यूरिटीज को ऑक्सीडाइज कराने का बात कर रहा है। इंप्यूरिटीज दैट आर इजिली ऑक्सीडाइज, नॉट मेटल, ठीक है। तो इंप्यूरिटीज आर ऑक्सीडाइज्ड हियर, ठीक है। एक और कॉमन मेथड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग से अगर आपसे कुछ पूछ रहा है एग्जाम में क्वेश्चन, तो पूछेगा एनोड में किसको रखते हैं और कैथोड में किसको रखते हैं, बस इतना याद रखना।
कैथोड में आप प्योर मेटल्स को रखते हो, कैथोड पर आप प्योर और एनोड पर इम्प्योर को रखते हो, ठीक है। तो कैथोड पर प्योर रखते हुए कैसे याद किए थे आप, कैथोड से सी से क्लीन, ठीक है। तो क्लीन मेटल कहां यूज होता रखते हैं हम लोग, कैथोड पर, और दूसरा वाला एनोड पर क्या देखो, कैथोड पर प्योर और दिस एनोड पर इम्प्योर, उसका बात कर रहे थे। ये तो क्लियर हो गया। इसके बाद एक और वर्ड देखे थे आप, स्लैग, ठीक है। स्लैग क्या होता है, देखो गैंग क्या था, गंदगी था, गंदगी को हटाने के लिए कुछ फ्लक्स डाल रहे हैं, ठीक है। गैंग क्या था, देखो ये गैंग क्या था, गंदगी था, गंदगी को हटाने के लिए कुछ फ्लक्स डाले, ठीक है। तो फ्लक्स गैंग से रिएक्ट कर गया और निकाला क्या, स्लैग, ठीक है। तो जो फ्लक्स को जो गैंग को रिमूव करने के लिए आप फ्लक्स यूज करते हैं, वो मिलके क्या निकल जाता है, स्लैग रिएक्ट करके, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं वर्ड स्लैग, ठीक है ना। इसके बाद आप इंपॉर्टेंट मेटल्स एंड देयर ओर पर आ गए थे। देखिए कुछ मेटल्स और उसका इंपॉर्टेंट ओर हम लोग देखे थे, जल्दी से इसको देख लीजिए, ये लिस्ट याद होना है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम का बात किए थे, इसमें हम लोग ओर देख रहे थे, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरिंडम और फेल्सपार, ठीक है। इन चारों का बात किए थे, बॉक्साइट, डायस्पोर, कोरिंडम और फेल्सपार, ठीक है। क्रायोलाइट का हम लोग देखे थे, क्रायोलाइट क्या होता है, इट एक्चुअली used in lowering the melting point and increasing the conductivity, और इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के लिए भी हम लोग इसको यूज करते हैं। जैसे एक प्रोसेस होता है हुप्स प्रोसेस, ठीक है, एक प्रोसेस होता है हुप्स प्रोसेस दैट इज यूज्ड फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम। यहां भी हम लोग दिस इलेक्ट्रोलाइट में क्रायोलाइट का यूज करते हैं। खैर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ठीक है। आपको बस इतना याद रखना है कि हुप्स प्रोसेस क्या होता है, दैट इज फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम, वेयरएज बेयस प्रोसेस क्या होता है, बेयस प्रोसेस दैट इज फॉर रिफाइनिंग द बॉक्साइट टू प्रोड्यूस एल्यूमिना, उसके लिए यूज करते हैं। यानी प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज करते हो, दिस बेयस प्रोसेस, और वहीं पूछेगा प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्यूमिनियम के लिए क्या यूज करते हो, दिस इज हुप्स प्रोसेस। एल्यूमिनियम के बारे में हम आपसे एक और बात कहे थे कि देखो टाइम के साथ एल्यूमिनियम का एज बढ़ता जाता है, क्योंकि उसके बाहर एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है, लेकिन ये टाइम के साथ एक नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। इसके लिए एक आर्टिफिशियल मेथड यूज किया जाता है, दैट इज कॉल्ड एनोडाइज, ठीक है। एनोडाइज करना, एनोडाइजिंग, ठीक है। एनोडाइजिंग, एनोडाइजिंग में क्या कर रहा है, अभी हम बात किए थे एनोड पे हम लोग इंप्योर को रखते हैं ना, यहां पर एनोड पर एल्यूमिनियम को रख देगा, ठीक है, और इलेक्ट्रोलिसिस करेगा तो उसके ऊपर एक डिपॉजिट हो जाएगा इंप्योर का, और वो उसका लाइफ बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं प्रोसेस एनोडाइजिंग, एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस दैट क्रिएट्स ड्यूरेबल कोरोजन रेसिस्टेंस ऑक्साइड लेयर ऑन द सर्फेस ऑफ एल्यूमिनियम, इसके लिए करते हैं। यानी एल्यूमिनियम का बर्तन में कभी कोरोजन नहीं होता है, दैट इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ऑन इट्स सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट आप बात कर रहे थे एलवाइज का। एलवाइज में किसको देखे थे, बेसिकली एलवाइज नहीं देख रहे थे हम लोग, एल्यूमिनियम का सिर्फ एक एलवाई का बात किए थे। इसका नाम सिमिलर है, इसमें हम बताए भी नहीं थे कि क्या क्या मिलाते हैं, बात तो यही थी क्या मिलाते हैं, जैसे कॉपर होगा, दिस मैग्नीज होगा, मैग्नीशियम होगा, इस तरह का हम लोग उसमें कंपाउंड ऐड करते हैं दिस एल्यूमिनियम में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं था। हम आपको बोले थे ड्यूरेलुमिन को वर्ड से याद रखिएगा, ड्यूरेबल एल्यूमिनियम। ड्यूरेबल एल्यूमिनियम का मतलब समझ रहे हैं, जो लंबा चलता होगा, इसको हम लोग दिस एयरक्राफ्ट ये सब में यूज करेंगे, ठीक है। देखो स्ट्रॉन्ग लाइट वेट एलॉय ऑफ एल्यूमिनियम विथ, ये तुम बोले थे याद नहीं रखने, काटा हुआ नहीं है, कॉमनली यूज्ड इन द एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एल्यूमिनियम, इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ठीक है। इसी तरह से बाकी भी हम लोग देख रहे हैं, लेकिन बाकी में उतना डिटेल्स बात नहीं करते हैं। जैसे कॉपर में देखो, कॉपर का और कौन सा होता है, कॉपर पायराइट और कैल्कोसाइट, ठीक है। कॉपर एक्चुअली में ग्रीन कलर का हो जाता है, ग्रीन कलर का जब आप इसको ऐसे ही छोड़ देते हो तो ग्रीन हो जाता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। वही कॉपर के बाद आप किसका बात कर रहे हैं, आयरन का, ठीक है, सॉरी, आयरन का। आयरन में आप चार और का बात किए थे, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, लेमोनाइट। कौन कौन सा है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, साइडेराइट, लेमोनाइट, ठीक है। इन चारों को याद रखेंगे। एक वर्ड आप देखे थे आयरन पायराइट, आयरन पायराइट को हम लोग फूल्स गोल्ड भी वर्ड यूज करते हैं आयरन के लिए। हम लोग देखे थे फॉर्म्स ऑफ आयरन तीन था, पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन। पिग मतलब सुअर होता है ना, तो हम बोले थे गंदा वाला आयरन कौन सा है, पिग आयरन, इसका मतलब बहुत अच्छा आयरन नहीं है, ठीक है। तो बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन कौन सा है, दैट इज रॉट आयरन, ठीक है। तो पिग आयरन, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, ठीक है। याद करने के लिए सब गंदा अच्छा बोलते हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, रिलेट मत कर लीजिएगा कुछ, ठीक है। तो पिग आयरन क्या हुआ, दिस इज
सबसे इम्प्योर रॉट आयरन के बारे में पूछ सकता है, दिस इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, ठीक है। वहीं पर हम लोग गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस का बात किए थे। गैल्वेनाइजेशन कुछ नहीं, पेंटिंग को बोलते हैं, पेंट करने का। इसका मतलब क्या है, दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिव जिंक कोटिंग। क्या लगा रहे हैं हम लोग, जिंक कोटिंग ऑन द आयरन एंड स्टील। रस्टिंग से एक्चुअली में आयरन का वेट बढ़ता है, ठीक है। रस्टिंग क्या हो रहा है, आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, formed on the reaction of iron and oxygen in presence of water. The weight of iron increases when it rusts, ठीक है। अदर इंपॉर्टेंट मेटल एंड देयर, इसका और का हम लोग बात कर लिए थे, कौन कौन और सब बचा हुआ है, ठीक है। ये याद रख लेना। जैसे सिल्वर का आप दिस अर्जेंटाइन और हॉर्न सिल्वर टोटली रटना है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। कैल्शियम का देखोगे तो डोलोमाइट होता है, दस जिप्सम होगा आपका, दस कैल्साइट होगा। देखो डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का होता है, इसलिए लिख दिए हैं डोलोमाइट कंटेन्स बोथ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैग्नीशियम का डोलोमाइट इप्सम सॉल्ट, इसका बात किए थे, फॉर्मूला रटना नहीं था। पोटेशियम में नाइट्रे और साल्ट पीटर का बात कर रहे थे। सोडियम चिली साल्ट पीटर होता है, लेड का गैलेना होता है, मरकरी का सिनेबार होता है और टिन का दिस कैसेराइट होता है, ठीक है। तो बेसिकली कैसेटराइट होता है, इसको याद रखोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग आ गए थे एलवाइज में। एलवाई क्या था, एलवाई सबसे पहले तो होमोजेनियस मिक्सचर का दो और उससे ज्यादा मेटल्स का बात किए थे, ठीक है। इवन स्मॉल ऑफ नॉन मेटल कैन बी आल्सो बी मिक्स, ठीक है। नॉन मेटल हम लोग क्यों बात करने लगे थे, स्टील के कारण, क्योंकि स्टील में हम लोग कार्बन मिलाते हैं, नहीं तो जनरली मेटल्स को ही मिलाकर हम लोग एलवाई का फॉर्मेशन करते हैं जनरल, ठीक है। तो स्टील हम लोग सबसे पहला टॉपिक देखे थे। स्टील क्या होता है, आयरन और कार्बन को जब मिला दोगे तो उसको हम लोग स्टील वर्ड यूज करने लगते हैं, यानी ये रस्ट फ्री ये सब का बात नहीं होता है, बस आयरन में थोड़ा सा भी कार्बन मिला दोगे तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टील। इसमें हम लोग चार कैटेगरी का बात किए थे। सबसे पहले माइल्ड स्टील, जिसमें हम लोग कम अमाउंट ऑफ कार्बन, मीडियम स्टील ज्यादा अमाउंट ऑफ कार्बन, और हार्ड स्टील में मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन, ये लगभग 1.5 से 1.7 के आसपास जाता है। इसके बाद एक टॉपिक देखे थे अलवाय स्टील, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात की थे अलवाय स्टील, और अलवाय स्टील का ही वैरायटी है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील रस्ट फ्री ये सब हो जाता है। देखो ये लिखा है एन एलवाय ऑफ आयरन, क्रोमियम, निकेल एंड कार्बन, यानी इसमें और भी कुछ लगा रहे हैं हम लोग। वर्ड याद किए थे फेकर्निक। फेकर्निक का मतलब है आयरन, क्रोमियम, निकेल और कार्बन, इसमें हम लोग बेसिकली यूज कर रहे थे। अब सबका यूज समझो। क्रोमियम क्या होता है, दिस इज कोरोजन रेसिस्टेंट, ठीक है, और दिस टेम्परेचर रेसिस्टेंट भी होता है, यानी क्रोमियम के कारण ही जंग नहीं लगता है। रस्ट रेसिस्टेंट जो बोलते हो ना, उसी के कारण होता है। हाई टेम्परेचर को भी बर्दाश्त करने का ताकत क्रोमियम ही देता है। निकेल देखोगे तो ये नॉन मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। वहीं कार्बन तो हम लोग समझ ही रहे हैं कि दिस गिव्स द हार्डनेस टू द स्टील, ठीक है। इसके बाद आप बात कर रहे हैं ब्रास का, ठीक है। देखो ब्रास ये सब आपको तोता जैसा रटे रहना है, इन सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक तो ब्रास ये सब का क्वेश्चन जो देता है ना, कॉपर से रिलेट कर देता है कि कौन कौन सा कॉपर का एलवाय है, तो उसके लिए भी अलग से याद रखोगे, ठीक है। परसेंटेज इज नॉट इंपॉर्टेंट। परसेंटेज में मैक्सिमम जानना है कि ब्रॉन्ज में कॉपर का परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, इसके अलावा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। थोड़ा समझिएगा इसमें। जैसे ब्रास में आप सबसे पहले देख रहे हैं कॉपर प्लस जिंक, ठीक है। ब्रास डिस्कलर्ड हो जाता है, ठीक है। ब्रास का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि ब्रास इज पीतल, ठीक है। तो ब्रास पीतल को कहते हैं। पीतल देखते हो बाहर छोड़ देते हो, धीरे धीरे डिस्कलर हो जाता है। ये डिस्कलर होता ही क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड इन द एयर, ठीक है। तो धीरे धीरे डिस्कलर हो जाता है, और उसके लिए हम लोग बचाने के लिए कोटिंग ऑफ टिन ऑन ब्रास कैन प्रिवेंट इट फ्रॉम द कॉपर कंटामिनेशन। टिन का कोटिंग करने से कॉपर कंटामिनेट होने से बच जाता है। ब्रॉन्ज कांच से होता है, जैसे कांच पदक बोलते भी हो, ब्रॉन्ज मेडल, कॉपर प्लस टिन होता है, ठीक है। वहीं जर्मन सिल्वर का बात करोगे, जर्मन सिल्वर कॉपर, जिंक और निकेल का बात करते हैं, ठीक है। जर्मन सिल्वर में एक ही क्वेश्चन घिसा पिटा है, कौन सिल्वर नहीं कंटेन करता है, भाई जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद लिखा हुआ भी है इट कंटेन्स नो सिल्वर। रोल्ड गोल्ड का बात किए थे। रोल्ड गोल्ड क्या होता है, दैट इज फॉल्स गोल्ड, ठीक है। ये सस्ता ऑर्नामेंट यानी चीप ऑर्नामेंट्स बनाने के काम आता है। चीप नहीं अच्छा लगता है ना, ठीक है। तो चीप ऑर्नामेंट बनाने के काम आता है रोल्ड गोल्ड। गन मेटल नाम से ही लग रहा है कि अच्छा गन मेटल, गन वन टाइप का बनाने का काम आता होगा, यानी गियर्स, दिस गन बेरिंग, ये सब बनाने के लिए हम लोग गन मेटल का यूज करते हैं। इसका भी एलवाई कॉपर होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बाकी चीज नहीं याद रखोगे उसमें। सोल्डर में क्या है, सोल्डरिंग के लिए यूज करते हो, लेड और टिन यूज होता है, इसका तो परसेंटेज भी याद हो जाता है, 50-50 होता है। अमलगम क्या होता है, मरकरी कोई भी मेटल के साथ अमलगम फॉर्मेशन करता है, मतलब मरकरी कोई भी मेटल के साथ रिएक्ट करके अमलगम का फॉर्मेशन कर देता है। एक एक्सेप्शन है, इसका याद रखोगे, आयरन के साथ
मरकरी अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करता है, आयरन के साथ मरकरी अमलगम का फॉर्मेशन नहीं करता है, इसलिए थर्मामीटर को भी जिसमें आपका मरकरी होता है एरोप्लेन में ले जाना अलाउड नहीं करता है, ठीक है, कि बेसिकली वहां से अमलगम का फॉर्मेशन अगर गलती से कुछ हुआ तो लीक होके हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग नाइक्रोम का बात किए थे, निकल प्लस क्रोमियम, इसको हीट रेसिस्टेंट हम लोग मतलब कोई भी बेसिकली हीटिंग एलिमेंट्स होगा उसमें यूज करते हैं, जैसे टोस्टर हो चाहे आपका गीजर हो, इन सब में हम लोग इसी का यूज करते हैं। चलिए ये टॉपिक हो गया है, कल हम लोग देख लेंगे कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप्स।